करें फिर स्टार्ट, ठीक है। अपना वो निकाल लो, रफ नोटबुक निकाल लीजिए, ठीक है। और लिखते जाना, जैसे जैसे मैं फॉर्मूला आप लोगों को बताती जा रही हूँ, आप लोगों को याद आती रहेंगी चीजें, मतलब अपने हाथ से बेसिकली लिखते जाना, रफ में जैसे लिखते हो ना तुम लोग, कुछ भी लिखते हो वैसे ही करना है तुम्हें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। आज हम ग्रेड 11 के चैप्टर्स के निपटा लेंगे, और कल हम ग्रेड 12 चैप्टर के निकलवा लेंगे, निपटा लेंगे। तो बेसिकली आज जो जिन चैप्टर्स की मैं फॉर्मूला रिवीजन करवाऊंगी वो तुम्हारा है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, और कौन सा एटॉमिक स्ट्रक्चर, और कौन सा फिजिकल में मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट का कल करवाऊंगी और रिडॉक्स का भी उसके साथ ही कराऊंगी। तो ये 3-4 चैप्टर है जिनका आज हमें रिवीजन करना है, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर नंबर 1, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में ध्यान रखना कि क्या क्या बोल रही हूँ, सिर्फ फॉर्मूला नहीं रटना है तुम लोगों को, जो फॉर्मूला में कब अप्लाई होता है ये फॉर्मूला, एंड इसमें जो भी टर्म्स इंडिकेट कर रही हैं वो किसको इंडिकेट कर रही हैं, ठीक है, वो भी तुम लोगों को मालूम होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात करूं, वैसे देखा जाए तो फिजिक्स में है तुम्हारा फॉर्मूला, जो कि इंपॉर्टेंट है ना। केमिस्ट्री में इतना ज्यादा तुमने देखा भी होगा पूरे साल, इससे कोई क्वेश्चन भी नहीं आया था, है ना। बट स्टिल एक बार देख लेते हैं। तो जो बेसिकली न्यूक्लियस का आपका रेडियस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है ए की पावर 1/3, और ए यहाँ पे क्या है बेटा, मास नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज कर रहे हो, आर नोट यूज कर रहे हो, जिसका वैल्यू है 1.33 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, राइट। और आपका जो ए है मास नंबर है, मास नंबर क्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, जिसको आप न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हो, बोलो हाँ या ना। यस ठीक है। तो अगर मान लेते फिजिक्स में आ गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, तुम्हारा नंबर तो बन रहा है ना 4 नंबर। मान लो तुम्हें रेडियस दे रखा हो, एक की दूसरे की निकालनी हो और दोनों के मास नंबर दिए, ठीक है। तो क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, समझ रहे हो। इस तरीके से आप इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं बोहर मॉडल पे। बोहर मॉडल मैंने अगेन एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया था क्वांटम नंबर, उसके बाद बोहर मॉडल का नंबर आता है, और डी ब्रोए भी मैं इसके साथ ही मानूंगी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद अपना वो वाला टॉपिक आता है, कौन सा है वो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बोहर मॉडल। तो बोहर मॉडल में अगर मान लो मुझे रेडियस निकालनी है nth ऑर्बिट की, तो 0.529 इंटू 10⁻⁴ क्या होता था, या सिंपल आप बोलते थे कि 0.529 n²/z, किस में आता था ये, आर्मस्ट्रॉन्ग आर्मस्ट्रॉन्ग में आता था। पर यही याद करते थे, तुम यही याद करो, ठीक है। अगर आप सेंटीमीटर में कर दोगे तो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग में कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। सेंटीमीटर में कर दोगे तो 10⁻⁻8 होता है। लेकिन आपको कौन सा याद करके रखना है, ये वाला, क्योंकि हमारे जहन में ये वाला ही फॉर्मूला एकदम छपा हुआ है। अगर उसने यूनिट का कुछ हेर फेर किया तो यू नो वेरी वेल ना, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है 10⁻⁻10 मीटर और 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ठीक है। उसके अलावा एक चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि जो बोहर मॉडल में आप जितने भी फॉर्मूलाज पढ़ रहे हो, वो सारे के सारे जो फॉर्मूला होंगे वो किस पे अप्लाई होंगे, हाइड्रोजन पे होंगे, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज पे होंगे, ठीक है। जैसे लिथियम 2+ हो गया, है ना, आपका हीलियम 2+ हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? हीलियम 2+ होगा क्या, या उतना हीलियम प्लस होगा, राइट, क्योंकि मैं मास नंबर देख रही थी, ठीक है, हीलियम प्लस होगा। तो इस तरह जैसे बेरिलियम +3 हो गया, ठीक है। तो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, उस पे क्या होंगे, एप्लीकेबल, या यू तुम बोल सकते हो जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। उसके अलावा एक मेरा बेटा ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का भी फॉर्मूला याद रखोगे, ध्यान रखना, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ना कि ऑर्बिटल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि जो बोहर मॉडल था उसने यही बोला था जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड न्यूक्लियस उसको ऑर्बिट का नाम दिया था। तो आप इससे ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो, वो क्या होता है, mvr = nh/2π। और बुक में ध्यान रखना h/2π को h कट भी लिखते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना अगर पेपर में कहीं h कट लिखा मिल जाए, तो h कट इज h/2π, राइट।
वेयर एन कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, Yes. ठीक है। और अगर मान लो कोई फॉर्मूला भूल रहे हो ना तो मुझे रोक देना कि मैम भूल गए, एक बार दोबारा बता दो ताकि रिवाइज हो जाए अपना, ठीक है। सो यस, एन कान बी फ्रैक्शनल हो गया ये। उसके अलावा जैसे इस पे बेस्ड एक एग्जांपल मैंने डाल दिया है यहाँ पे, हालांकि क्वेश्चंस नहीं करवा रही हूँ मैं आज की क्लास में, सिर्फ फॉर्मूला रिवीजन ही चल रही है ना। तो ये एग्जांपल डाल रखा है, जैसे रेडियस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्बिट की निकाल रखी है आर्मस्ट्रांग में। तो फर्स्ट ऑर्बिट है, देखो हाइड्रोजन है तो जेड तो 1 ही होगा, राइट। उसके अलावा एन की वैल्यू चेंज होती रहेगी, अगर ऑर्बिट नंबर 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। बस ये ध्यान रखना, जो रेडियस होगी nth ऑर्बिट की डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी n स्क्वायर बाय z के, गलती मत कर देना। n क्या है तुम्हारा ऑर्बिट नंबर है, गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग सना। z क्या है एटॉमिक नंबर है, ठीक है। ये पता होना चाहिए किसके डायरेक्टली किसके इनवर्सली, वरना गड़बड़बाजी हो जाएगी, ठीक है। Yes, ma'am. उसके बाद वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता था 2.18 इंटू 10⁻⁶ z बाय n मीटर पर सेकेंड, यही था। तो ये होता था z बाय n के डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अगेन z यहाँ पे क्या है आपका एटॉमिक नंबर है, और n क्या है तुम्हारा बेटा ऑर्बिट नंबर, ध्यान रहेगा। Yes, ma'am. लिखते जाओ नोटबुक में, लिखते जाओ, ठीक है। उसके बाद आते हैं, अगर हमें ये हम बोहर मॉडल में ही अभी बात कर रहे हैं, राइट। अगर तुम्हें मान लो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाले, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये वाला छोड़ दो, ये मैंने तुम्हें कभी भी बोला नहीं याद करने के लिए, और इस टाइम पे मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि कोई नई चीज मैं तुम्हारे दिमाग में डाल दूं, हालांकि लिखा हुआ है, बट तुम्हें जो याद करना है वो ये वाला करना है। अगर मैं बात करूंगी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की, तो उस केस में जो मेरा एनर्जी का फॉर्मूला होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में होगा बेटा, एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है। जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, जेड तुम्हारा एटॉमिक नंबर है और एन तुम्हारा ऑर्बिट नंबर में, अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात करती हूँ, ठीक है जी। Yes, और ma'am. आपको इसके अलावा और क्या करना है, ये याद रखना है कि अगर मैं टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन देखूंगी, तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी सेम ही होती है, बस साइन चेंज हो जाता है। अगर एनर्जी आपका माइनस में है तो काइनेटिक एनर्जी आपका पॉजिटिव में होगा। उसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, या तुम्हें ऐसे याद है पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, ठीक है। और इससे आप ये भी निकाल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. इसमें आपको और क्या याद रखना है, इसमें आपको और ये याद रखना है कि जब आप इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो, z मान लो 1 है, हाइड्रोजन एटम के लिए मैं देख रही हूँ, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। जब n इज इक्वल टू 2 रख रहे हो तो कितना होता है, याद है क्या किसी को? है 3.4 3.4, ठीक है। 3 रख रहे हो तो कितना होता है 1.8. 1.51 के आसपास, है ना। तो इस तरीके से 4 वैल्यूज की याद रख लो, ठीक है। और क्या याद रखोगे कि जितना आप अगर न्यूक्लियस के पास हो, मतलब ये जितना ज्यादा माइनस की वैल्यू आएगी, इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बाउंड है न्यूक्लियस से, लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे न्यूक्लियस से तो एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है जी, बोलो। Yes. ठीक है। उसके अलावा आज आप, मेरे को तुम लोगों की आवाज क्यों नहीं आ रही, तुम्हारे नेटवर्क इश्यू है मेरे नेटवर्क इश्यू है, मेरे को आवाज आ नहीं रही है क्लियरली, कोई बोलना है एक बार कुछ भी, हेलो। मैम हमें आ रही है आपके पास. ठीक है, ओके। उसके अलावा और क्या ध्यान रखना है मेरा बेटा, ये चीज ध्यान रखोगे, ठीक है। हाँ तो मनप्रीत, मैम जैसे जैसे दूर जाते हैं एनर्जी बढ़ती है. हाँ एनर्जी आपकी बढ़ रही है ना, बढ़ रही है मतलब जैसे -13.6 ज्यादा नेगेटिव में है, ठीक है। तो दूर जा रहे हो, देखो क्या हो रही है, कम हो रही है ना। यस मैम. मतलब क्या बोलते हैं उसको, नेगेटिव में कम हो रही है. हाँ यानी कि बढ़ रही है ना एनर्जी, ठीक ओके है। मैम. तो ये आपको ध्यान रखना है, आगे चलते हैं। उसके बाद अपना क्या है, उसके बाद है नेक्स्ट अपना एनर्जी डिफरेंस,
ठीक है। एनर्जी डिफरेंस ये कहाँ पे काम आता है, ये वाला फॉर्मूला, जब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहा हो। गेटिंग माय पॉइंट। जैसे अगर मैं एनर्जी डिफरेंस निकाल रही हूँ टू एनर्जी लेवल का, जनरल अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो वो मेरे पास E2 माइनस E1 हो जाएगा माइनस 13.6 जेड स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे प्लस ले रहे हो तो अंदर 1/n स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बेसिकली चेंज शुड बी पॉजिटिव। ठीक है जी। और n2 क्या है आपका, हायर स्टेट है ना। अब हायर स्टेट वो कोई भी हो सकता है, और n1 क्या है तुम्हारा, लोअर स्टेट है। ठीक है। Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। ओके। जैसे अभी मैंने तुम्हें E1 बताया था, कितना आ रहा था, माइनस 13.6 आ रहा था। E2 कितना आ रहा है तुम्हारा, माइनस 3.4। E3 कितना आ रहा है, माइनस 1.51। आप E4 तक याद रखेंगे, माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगर मेरा बेटा, अगर आप एनर्जी गैप निकालते हैं, जैसे मान लो अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट लेवल में है, आपको सेकंड में जाना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी एक्साइट करवाने के लिए फर्स्ट से 2। तो कैसे निकालोगे, माइनस कर दोगे, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। गेटिंग माय पॉइंट। Yes, ठीक है। ma'am. तो जब आप माइनस 13.6 में 10.2 दोगे, तब जाके कितना आने वाला है, माइनस 3.4 आने वाला है। ठीक है जी। चलिए, तो अब आप अगर गैप निकाल रहे हो, अगर आप डिफरेंस निकाल रहे हो E2 माइनस E1, E3 माइनस E2, E4 माइनस E3, तो आप देख रहे हो जैसे जैसे आप हायर लेवल पे जाते जा रहे हो और उसका गैप निकालते जा रहे हो, तो जो कंसेक्यूटिव गैप है बिटवीन टू एनर्जी लेवल वो डिक्रीज हो रहा है। Yes, ma'am. ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। Yes. ये है ना, एक ऐसा क्वेश्चन भी आया था ना अपना, है याद तुम्हें, कि लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन कौन सा होगा, Yes, ma'am. है ना। तो ऊपर Yes, जाते ma'am. जाते आपका क्या हो रहा है, स्पेसिंग जो हो रही है कम हो रही है, मतलब एनर्जी गैप कम हो रहा है, तो उसमें एक मिनिमम एनर्जी वाला ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। ठीक है। Yes, ma'am. और इसको फॉर्मूले को भी आपको ध्यान से पढ़ना आना चाहिए। अगर मान लो मैं Z बढ़ा रही हूँ, Z बढ़ाने का मतलब नेगेटिव में वैल्यू बढ़ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। Yes, ma'am. Yes. और अगर मैं n को बढ़ा रही हूँ, मतलब समझ रहे हो ना, n मतलब लेवल 1 2 3 2 3 4 बढ़ा रही हूँ, यानी कि दूर जा रही हूँ, तो ये बड़ा होगा, तो ये ओवरऑल छोटा होगा। छोटा होगा मतलब नेगेटिव में छोटा होगा, तो एनर्जी ज्यादा होगी। क्लियर है ये। Yes, ma'am. चलिए, ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम स्पेक्ट्रम में। स्पेक्ट्रम में घुसते हैं तो जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, उसमें कौन कौन सी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये कुछ रेडिएशंस है जो आपको याद होने चाहिए। जैसे मैंने, अगर तुम लोगों को याद, मतलब याद हो, तो मैंने बताया था कैसे याद करनी है। राम इनविजिबल UXG को गए, ऐसे बताया था। दिस इज रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रा। अगर आपको कोई अपनी कोई ट्रिक है तो वो बनाओ, कोई वो ऐसी बड़ी बात नहीं है कि मेरा वाला ही करना है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावोलेट, एक्सरेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, ये आपकी होती हैं। और जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगी मेरी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऊपर जाते जाते सीढ़ियां चढ़ के मैं थक गई, एनर्जी मेरी हो गई कम, वेवलेंथ हो गई मेरी ज्यादा। तो अगर क्या पता तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी हो इस चैप्टर से रिलेटेड, तो ये सिंपल सा सवाल पूछ सकता है, बोलेगा एनर्जी के ऑर्डर में लगा दो, वेवलेंथ के ऑर्डर में लगा दो। यानी कि सबसे आपका कम वेवलेंथ किसका होगा, ये गामा रेज, और आपको दिख भी रहा होगा, देख रहे हो, एक्स रेज, गामा रेज Yes, ma'am. वेवलेंथ कम है। तभी तो हमारा अगर अंदर शरीर में क्या दिक्कत, एक्सरे करते हैं, क्योंकि वो अंदर तक चला जाता है। समझ रहे हो आप, यूज टू व्यू इनसाइड ऑफ बॉडीज एंड ऑब्जेक्ट्स। तो आपको सिंपल पूछ सकता है वो कि एनर्जी का ऑर्डर लगा दो, वेवलेंथ का ऑर्डर लगा दो। फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर लगाओगे तो फ्रीक्वेंसी का भी वही सेम होगा, कि आपको पता है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, राइट। तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। आगे चलूं, Yes, ma'am. अभिषेक नहीं आया क्या आज? चलिए, उसके बाद है मेरा बेटा बोहर मॉडल में ही हम, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज पे एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वो देता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या है, देखो, अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांजिशन कर रहा है तो वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट पे आएगा। अब वो कौन सी लोअर स्टेट पे आएगा ना, उसके करस्पॉन्डिंग कुछ सीरीज के नाम दे दिए गए हैं, राइट। वो कह रहे हैं कि अगर फर्स्ट वाली उसमें आ रहा है, लोअर स्टेट में आ रहा है,
विच इज योर ग्राउंड स्टेट, है ना। n इज इक्वल टू 1 तुम्हारी ग्राउंड स्टेट होती है, और इसके Yes, ma'am. ऊपर वाली 2, 3, 4 वाली एक्साइटेड स्टेट्स होती है। गेटिंग माई पॉइंट। जैसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब फर्स्ट नहीं होगा, n की वैल्यू 2 होगी। तो बहुत बारीक बारीक चीजें जो तुम्हें ध्यान में रखनी है। n इज इक्वल टू 2 क्या होती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है। n इज इक्वल टू 3 क्या होती है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होती है, राइट। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से किसी भी लेवल, नीचे में कौन से लेवल पे आता है, 1 वाले पे आता है, तो लाइमन सीरीज होगी। अल्ट्रावायलेट रीजन में जो है रेडिएशन एमिट कर रहा है। बाल्मर के केस में n इज इक्वल टू 2 पे आ रहा है, विजिबल रीजन है उसका, राइट। पास्चन में n इज इक्वल टू 3 पे आ रहा है, ब्रैकेट में आ रहा है 4 पे, फंड में आ रहा है 5 पे, ठीक है जी। अब बाल्मर वाला विजिबल रीजन, लाइमन वाला अल्ट्रावायलेट, बाकी सारे वाले क्या है, इंफ्रारेड है। बस थोड़ा सा ये ध्यान रख सकते हो, पास्चन वाला थोड़ा नियर आयर रीजन के पास होगा, जबकि ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री वाला इंफ्रारेड से काफी दूर होंगे, ठीक है जी। Yes, ma'am. ठीक है, तो मैं एक लाइनमैन का बता देती हूँ देख के। इसमें देखो कैसा क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट लाइन अगर मैं बोलूं, फर्स्ट लाइन लाइनमैन सीरीज की क्या होगी, तो n1 तो फिक्स ही रहेगा मेरा बेटा, n2 क्या होगा, ध्यान रखना 2 होगा। सेकेंड लाइन की अगर मैं बात करूं, ये सेम चीज आप सब पे लगाओगे, है ना, मैं एक का बता रही हूँ। n1 1 ही रहेगा और n2 क्या होगा, 3 होगा। अगर मैं लास्ट लाइन बोलूं, लास्ट लाइन का मतलब लिमिटिंग लाइन भी होता है, n1 1 और n2 Infinity. इंफिनिटी। अब यहाँ पे 2 वर्ड होते हैं, एक होता है आपका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और एक आपका होता है मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब एनर्जी सबसे ज्यादा, तो यानी कि n1 1 और n2 कम। अच्छा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी, यानी कि n2 क्या हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। यही होगा ना सबसे कम एनर्जी वाला, तो यस मैम। Yes, ma'am. अगर मिनिमम वेवलेंथ बोलूं मतलब लार्जेस्ट एनर्जी वाला, n1 1 और n2 Infinity. राइट, ठीक है। ऐसे आप किसी का भी बता सकते हो। ऐसे क्वेश्चन हमने देखे थे ना, प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, है ना। Yeah. टेस्ट लगा रहे हो तो वहां पे भी तुमने पक्का देखे होंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके अलावा और मुझे क्या बताना है, इस पे मैं आती हूँ। इसके अलावा तुम्हें और ये बताना है, नंबर ऑफ एमिशन लाइंस का भी फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। यहाँ पे लिख देती हूँ, नंबर ऑफ एमिशन लाइंस, है ना। ऐसा भी क्वेश्चन हमने, याद करो, तुम लोगों ने काफी पढ़े हैं। अगर इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। एन क्या है, आपकी हायर स्टेट है, बोलो क्या कहते हो। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, ओके। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से कोई और स्टेट पे आ रहा है, समझ रहे हो, कोई ग्राउंड स्टेट के अलावा किसी स्टेट पे आ रहा है, तो तुम कौन सा लगाओगे फॉर्मूला, n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 बाय 2, यही था। यस यस थोड़ा फॉर्मूला देखते भी जाना, ठीक है। सो दिस विल बी योर फॉर्मूला, राइट। उसके बाद जो हम लोग ये पढ़ते हैं ना फॉर्मूला, ये वाला यहाँ पे लिख देती हूँ, डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वेयर 1 बाय n2 स्क्वेयर माइनस 1 बाय n स्क्वेयर पढ़ते हैं, राइट। तो Yes, इसी ma'am. पे ही ये हमारा फॉर्मूला बन के आता है, कौन सा वाला, वेव नंबर वाला, याद है तुम्हें। यस Yes, ma'am. तो 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू न्यू बार क्या होगा, आर एच जेड स्क्वेयर 1 बाय n1 स्क्वेयर माइनस 1 बाय n2 स्क्वेयर, ठीक है। अब आर एच क्या है तुम्हारा, रिडबर्ग कांस्टेंट है। इसकी मैंने एक अलग से वैल्यू भी बताई थी, याद है किसी को, मैम Basically, सेंटीमीटर। कितना, मैम 10973 समथिंग। नहीं नहीं नहीं, ये तो हो गया कैलकुलेशन के पर्पज से बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने इसका एक अलग भी बताया था कि आर 1 by RH की वैल्यू बताई थी 912 आर्मस्ट्रॉन्ग। हाँ याद है, मैं तो भूल गई थी, सही बताऊं तो 1 बाय आर एच की वैल्यू बताई थी मैंने, कितनी, 912 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। वैसे तो देखो नीट में ना थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जहाँ पे वो आर एच की वैल्यू मतलब लाइक जिसमें पूरा सोल्व कराएगा आर को, वो जनरली आर एच को आर एच ही छोड़ देता है, समझ रहे हो आप मेरी बात।
पर ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए, आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर ये लेके चले तो भाई साहब क्वेश्चन छोड़ के आ जाना पड़ेगा। ठीक है, अब Z एटॉमिक नंबर है, देख लेना कौन सा दिया हुआ है आपको, हाइड्रोजन क्या दिया हुआ है, लिथियम दिया हुआ है, बेरिलियम दिया हुआ है। N1 आपका लोअर स्टेट हो जाएगा, N2 आपका हायर स्टेट हो जाएगा। ठीक है जी, यस मैम। ये वाला फॉर्मूला अब इसी से ही आया है ये। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला रहने दो, इसको कोई जरूरत नहीं करने की, क्योंकि मैंने तुम्हें याद भी नहीं करवा रखा है। ठीक है, आगे चले, ये मत करना बेटा, मतलब यार कोई फायदा नहीं है इतना करने की। अगर फ्रीक्वेंसी वो निकलवा ही रहे ना तो यहाँ से निकाल के आ जाना, लेकिन वो नीट में निकलवाएगा नहीं। आगे चलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में चलो, क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर विल बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम। याद है हमने क्या बोला था कि जो बेसिकली जो एनर्जी है वो क्या है, छोटे छोटे पैकेट्स में आ रही है, जिसको हमने फोटोन का नाम दिया था। गेटिंग माय पॉइंट? यस और मैम। जो वो बेसिकली जो वेव्स हैं वो छोटे छोटे पैकेट्स में आ रही हैं, जिनको फोटोन नाम दिया था। और उन फोटोन की एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। और प्रोपोर्शनल को हटा के आप एच लगाते थे, विच इज योर प्लैंक्स क्वांटम, क्योंकि प्लैंक्स ने दी थी, राइट, प्लैंक्स थ्योरी थी। ठीक है, और एन क्या है तुम्हारा, नंबर ऑफ फोटोन्स। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ क्वांटम, एन की वैल्यू क्या है, 2 है, क्या है, ठीक है, 2 3 1 2 3 क्या है। ठीक है, एक ये फॉर्मूला याद रखना है। उसके अलावा आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि म्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, सी बाय लैम्डा होता है। सी तुम्हारी स्पीड ऑफ लाइट होती है, राइट, और लैम्डा नैनोमीटर, आर्मस्ट्रॉन्ग मीटर, किसी में भी वो निकलवा सकता है तुम लोगों से। उसके अलावा E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, ये पता होना चाहिए। और उसके अलावा E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार, क्योंकि न्यू बार क्या होता है, वेव नंबर होता है, विच इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। ठीक है, तो कई बार इससे भी सवाल जो है पूछे जाते हैं छोटे छोटे। चलूं? यस मैम। यस मैम। बढ़िया। उसके बाद हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मैं बात करूंगी तो अगेन अच्छा टॉपिक है ये। इसमें आपको पता होना चाहिए पहले तो फोटो इलेक्ट्रिक होता क्या है। अगर आपके पास मेटेलिक सरफेस है, उस पर आप कोई रेडिएशन इंसिडेंट करा रहे हो, तो ध्यान रखना जिस एनर्जी, जिस आप फ्रीक्वेंसी का करा रहे हो, उसकी एनर्जी जो मेटल का कुछ थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, या तो उतनी हो या उससे ज्यादा हो, तो ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, राइट। ओके, अगर मान लो ये चीज, ये कंडीशन हमें मिल जाती है कि जो हम, मान लो ये मेटल है, एक बार मैंने पहले भी लिया था, लेट से इसका 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एनर्जी, है ना, और आप जो इंसिडेंट करवा रहे हो उसकी एनर्जी कितनी है, लेट से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको तो 4 चाहिए, बाकी एक जो बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। तो अगर ये कंडीशन हो जाती है हमारी सेटिस्फाई, तो उसके अलावा जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, कि तुमने कितनी इंटेंसिटी बढ़ाई लाइट। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा दिए। अब नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा दिए तुम लोगों ने, तो उतने ही क्या होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। और ध्यान रखना, जब ये स्ट्राइक करता है मेटेलिक सरफेस को, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो उसके बीच में कोई टाइम लैग नहीं होता। जैसे ही आया, उस पर टकराया, ट्रांसफर की एनर्जी, और एकदम से ही निकल गया, और एक टाइम पे एक ही निकलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस। उसके अलावा काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होती है। यस, जितना तुम फ्रीक्वेंसी की डालोगे, मान लो मैं 5 से 6 बढ़ा दूं, 6 से 10 बढ़ा दूं, तो क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी मेरी बढ़ रही है, क्योंकि जो फॉर्मूला हमने देखा था वो क्या था, फॉर्मूला है क्या यहाँ पे, हाँ यहाँ बताती हूँ, E-5 इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और E क्या था मेरे पास, इंसिडेंट एनर्जी है जो आप डाल रहे हो, और 5 क्या है आपका मेरा बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ठीक है, यस। और E क्या होता है, एच न्यू, ये क्या होता है, एच न्यू नोट, क्योंकि डिफरेंशिएट करना है हमें, एच न्यू माइनस न्यू नोट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और ये हो जाएगा एच सी 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नोट इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है, ये क्या हमारी मिनिमम एनर्जी या यू कैन से थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये हमारी हो जाएगी मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये हो जाएगी हमारी लॉन्गेस्ट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। बोलो। यस। हो जाएगा। यस Yes, ma'am. यस। बच्चों जो लेट आ रहा है, आई डोंट नो कि लेट क्यों आ रहे हो, क्या फायदा आपको मिलेगा लेट आने का, कितना समझ में आ रहा है, आई पता नहीं, आप लोग सीरियस नहीं लग रहे मेरे को, पेपर आने वाला है। पता है ना, 9 साढ़े कितने बजे की क्लास होती है अपनी, 10 बजे की क्लास होती है। हाँ मुस्कान। मैम इसमें ना अभी एक मूक दिया था, उसमें क्वेश्चन आया था कि अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स लाइक सरफेस के डीपली बरीड हो, अंदर हो, तो फिर उस पे उनका वर्क फंक्शन डिफरेंट होगा। वो तो आपको गिवन होगा ना कितना है। मैम ये स्टेटमेंट बेस्ड था, उसमें बस ये पूछा गया था कि अगर अंदर है सरफेस के, तो उस पे क्या वर्क फंक्शन का मतलब क्या रिलेशन ज्यादा है। एनर्जी लगेगी ना निकालने के लिए फिर उसको, मैम उसका वर्क फंक्शन सेम ही रहेगा फिर भी। मतलब मैं समझी नहीं, क्वेश्चन ही नहीं समझी मैं, किस कॉन्टेक्स्ट में आप बोल रही हो। मैम दिया मैंने क्या हुआ था, स्टेटमेंट क्या दिया हुआ था, मेरे को एक बार भेजो। मैम अभी तो मेरे पास नहीं है। मिल जाएगा वो, यस मैम। मेरे को भेज देना, क्या पूछा हुआ था, क्या कंपैरिजन करवा के पूछा हुआ था उसमें। ठीक है, क्योंकि हर मेटल का अलग होगा वर्क फंक्शन, उसमें क्या पूछा हुआ था देखना पड़ेगा मेरे को कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ। मेटल के डेप्थ पे डिपेंड करेगा कि वर्क फंक्शन चेंज होगा मेटल के डेप्थ के अकॉर्डिंग। नहीं होना चाहिए, मेटल का तो फिक्स रहता है, वो अंदर धसा हुआ है या फिर ऊपर है थोड़ा, वर्क फंक्शन क्योंकि आपने शायद 11th में भी क्लास में कराया था कि जब सरफेस से हो तो आसानी से निकल जाता है, पर हाँ ट्वेल्थ निकल तो जाता है, निकल तो जाएगा आप, लेकिन अंदर का है तो ज्यादा आपको जो इंसिडेंट एनर्जी है वो फिर ज्यादा आपको डालनी पड़ेगी उसको निकालने के लिए। हम्म, एक बार मेरे को भेज देना कि किस तरीके का क्वेश्चन है, अगर मैं मान लो अभी कुछ और एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ और वो लाइक क्वेश्चन ही किस तरीके से पूछा हुआ है, वो एक बार मुझे भेज देना, सो दैट मैं उस तरीके से फिर एक्सप्लेन कर पाऊँ क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके मैम। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं डी ब्रोई हाइपोथेसिस पे। डी ब्रोई हाइपोथेसिस में क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी होगा, इवन पार्टिकल कोई भी, इवन हम लोग भी हैं, क्या बोला था डी ब्रोई ने, भाई साहब हमारा भी क्या होगा, पार्टिकल नेचर भी होगा और वेव नेचर भी होगा। ठीक है, तो अब इसके कुछ फॉर्मूले थे जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। डी ब्रोई वेवलेंथ है, ध्यान रखना है, वो वाला फॉर्मूला मत लगा देना, इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, दैट वेवलेंथ इज नॉट योर डी ब्रोई वेवलेंथ। ठीक है, तो डी ब्रोई वेवलेंथ का पहला फॉर्मूला है एच इज इक्वल टू एम बी, एम इज अ मास ऑफ पार्टिकल, वी इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एच इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट। मास किस में लेना है तुम्हें, केजी में लेना है, वेलोसिटी किस में लेना है, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमें ये किस में चाहिए, मीटर। मीटर में चाहिए। ठीक है, और ये तो जूल सेकेंड में होता ही है। ठीक है, और उसके अलावा मोमेंटम के केस में एच बाई पी होगा, पी क्या होता है, एम वी होता है, राइट। उसके अलावा काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान रखना, कई बार ना, वैसे कभी तक किया तो नहीं नीट में, लेकिन कई बार वो काइनेटिक एनर्जी को ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी रिलेट कराता है। मान लो अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, ध्यान से देखना एक बार, Yes, ma'am. यस मैम। वो यहाँ से भी ऐसा करके कुछ पूछ सकता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की प्रेजेंस में मतलब की टर्म्स में लिखूं तो ये हो जाएगा, ई चार्ज हो गया, वी आपका वोल्ट में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4, बस ये ध्यान रखना है फॉर्मूला। और ये नहीं कि फॉर्मूला तुम रट लो, कुछ भी कैसे भी पूछ सकता है वो, आपसे ये भी पूछेगा लैम्डा और पी का रिलेशन क्या, बताओ इनमें से ग्राफ कौन सा सही है। आपसे ये भी पूछ लेगा, 3 4 आपको मॉलिक्यूल दे देगा और पूछेगा बताओ किसकी डी ब्रोई वेवलेंथ ज्यादा है, फिर उसका चेक करना पड़ेगा मास किसका ज्यादा था। तो फॉर्मूले का मतलब ये नहीं कि फॉर्मूला रटना है अपने को, उससे क्या बन सकता है उसके लिए भी तैयार रहना आप लोग। ठीक है,
उसके अलावा और क्या चीज याद रखनी है, सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट करवाया था क्या मैंने, 2πr इज इक्वल टू एन लेमडा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, एन क्या है तुम्हारा नंबर ऑफ ऑर्बिट या यू कैन से नंबर ऑफ वेव्स, और आर क्या होता है 0.529 एम स्क्वायर बाय जेड। मेरा गट फीलिंग कह रहा है अगर इस बार इन्होंने बनाया, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि इस बार एक क्वांटम नंबर से ना बना के इन पे बनाएंगे, क्योंकि क्वांटम नंबर का आर है। वैसे आ तो देखा जाए तो 2-3 साल से कंटिन्यूस क्वेश्चन, मतलब कंटिन्यूसली क्वेश्चन आ रहा है वहां से क्वांटम नंबर से, तो आ भी सकता है, बट पता नहीं इस बार मेरे को कम चांसेस लग रहे हैं क्वांटम नंबर के। बट ठीक है, अपने को तो पढ़ना है बिकॉज हाई प्रायोरिटी टॉपिक है अपने लिए, लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे आप, है ना। अपन ऐसे क्वेश्चन किए भी हैं इसमें आर की वैल्यू इसमें पुट करके अपन आंसर निकाल रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, देखो जो बोहर ने बोला था ना कि आपका क्या बोला था कि ऑर्बिट में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये कहता है भाई हम तो कर ही नहीं सकते साइमल्टेनियसली पोजीशन और वेलोसिटी तो पता लगा ही नहीं सकते, कैसे बता दिया। तो जो बोहर ने ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट दिया था ना, रिप्लेस कर दिया था इसने ऑर्बिटल से। इसने कहा था बता नहीं सकते आप एग्जैक्ट रेडियस एंड वेलोसिटी, आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते। तो ऑर्बिटल होता क्या था, प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलने की, ठीक है जी। तो उसके अकॉर्डिंग जो इसका फॉर्मूला था वो क्या था, डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई, राइट। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इनटू m डेल्टा v लिख दो, h बाय Yes. 4 पाई अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो डेल्टा x इंटू डेल्टा v क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई m। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है यहाँ पे, और वही है डी ब्रोई वेवलेंथ का मतलब जो सिग्निफिकेंस था, और हाइजेनबर्ग का था वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ज्यादा बेटर था, मैक्रोस्कोपिक के लिए इतना नहीं था। हाँ बताया तो था, अप्लाई तो किया था, बट सिग्निफिकेंस किसके लिए ज्यादा था, सिग्निफिकेंट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। और उसके अलावा एक टाइम वाला भी था, एनर्जी और टाइम का रिलेशन भी था, तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई, ठीक है। तो ये हालांकि बहुत ज्यादा नहीं पूछा हुआ, ये ज्यादा पूछा हुआ, बट दोनों तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। P क्या Yes. है, डेल्टा एक्स क्या है, M क्या है। इससे क्वेश्चन देखो, न्यूमेरिकल तो वो नहीं बनाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर उसने बनाया तो कैलकुलेशन हो जाएगी बड़ी। तो इस क्वेश्चन को वो कुछ अलग तरीके से घुमा सकता है कि मान लो वो बोल दे कि जो अनसर्टेनिटी है मोमेंटम में वो बराबर है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, तो बताओ ये क्या होगा है ना, ये क्या होगा, फलाना क्या होगा। इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। न्यूमेरिकल इस पे आना मुश्किल लग रहा है, मतलब मुश्किल है, ठीक है। उसके अलावा क्वांटम नंबर, तो क्वांटम नंबर में क्या था अपना, 4 क्वांटम नंबर होते हैं एनएलएमएस, राइट। पहले 3 जो है ऑर्बिटल का बताते हैं, ऑर्बिटल के लिए पहले 3 क्वांटम नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि अगर इलेक्ट्रॉन के घर तक का पता लगाना है तो हमें वहां पे स्पिन क्वांटम नंबर की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। पहला फॉर्मूला है मैक्सिमम अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपको चाहिए फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन, तो क्या होता है एन स्क्वायर। Yes. Yes, ma'am. निकाल के देख लो किसी का, 2 का निकाल के देख लो, 2 का क्या होगा 2s 2p, है ना। 2 का क्या होगा 2s 2p, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो एक s की ऑर्बिटल और 3 p की होगी ना 4। चलिए, Yes. उसके अलावा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n कितना होगा 2n स्क्वायर। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल याद आ रहा है क्या तुम लोगों को, भूल गए हो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. फॉर अ, पता नहीं कितना सच बोल लो, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ सब शेल, यानी कि फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल, तो 2l + 1 Yes. निकाल लो किसी का भी, l = 1 ले लो तो कितना हो जाएगा 3, तो p के लिए 3 हो जाएंगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ l कितने हो जाएगा 2 × 2l + 1, ठीक है।
Yes, ma'am. उसके अलावा और क्या करना था इसमें याद, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला तुम लोगों को मालूम होना चाहिए, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच कट या एच बाय 2 पाई। ठीक है, तो एल की वैल्यू तुम्हें पता चल जाएगी क्या दे रखी, तो उसके अकॉर्डिंग तुम निकाल सकते हो। तो ध्यान रखना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एन की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा, एजिमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एल इंटू एल प्लस वन एच कट। Yes, ma'am. ओके, उसके अलावा स्पिन क्वांटम नंबर का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट एस इंटू एस प्लस वन एच कट, और एस क्या होता है एन बाय टू, वेयर एन बाय टू इज, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला बता रखे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला भी जनरली इसमें यूज होता है, एन इंटू एन प्लस टू, ये तो तुम्हें रट्टा पड़ा होगा, बोहर मैग्नेटॉन। आ रहा है क्या कुछ कुछ Yes, याद? Yes. ठीक है, एक मिनट देख लो कुछ रहना गया। ठीक है, ओके। उसके अलावा जो एल की वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, 0 to n माइनस वन। ध्यान रखना एन और एल की वैल्यू बराबर नहीं होती कभी भी, है ना। उसके अलावा एम एल की वैल्यू माइनस एल टू प्लस एल। Yes, ma'am. ओके, उसके बाद अगर मान लो मेरे पास पी एक्स पी वाई पी जेड है, तो इसकी वैल्यू तो आपको ध्यान रखनी एम एल की 0 ही होती है, जबकि इनकी फिक्स नहीं होती, प्लस माइनस वन। अगर पी एक्स प्लस वन है तो बाय डिफॉल्ट पी वाई माइनस वन हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, और आपकी डी एक्स वाई डी एक्स स्क्र डैश वाई स्क्र डी एक्स जेड डी जेड एक्स, और कौन से डी जेड स्क्र। इसमें डी जेड स्क्र की तो याद रखो एम एल की 0 होती है, इसमें कितनी होती है डी एक्स वाई डी एक्स स्क्र डैश वाई स्क्र की प्लस माइनस टू, और इसमें होती है प्लस माइनस वन। ठीक है, yes, आ भी गया क्या याद, आना yes, चाहिए। ma'am. ठीक है, चलिए अच्छी बात है, याद आ गया तो। उसके अलावा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में क्या क्या ध्यान रखना तुम्हें, स्ट्रोडिंजर वेव इक्वेशन देखो कभी पूछा तो नहीं गया, बट हाँ इसकी इक्वेशन जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली जेड स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी साई 0। सिर्फ ये इक्वेशन ध्यान रखनी है, और इसमें क्या क्या चीजें हैं वो ध्यान रखनी है। जैसे एक्स वाई जेड आपका स्पेस कोऑर्डिनेट्स हो गए, एम आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, एच प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, ई टोटल एनर्जी हो गया, और वी क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। साई क्या बताता है, साई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, लाइक ये ऑर्बिटल वेव फंक्शन होता है, और एम्पलीट्यूड बताता है। जो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ साई स्क्वायर है, इसका हमारा पास सिग्निफिकेंस होता है, क्योंकि ये बताता है हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है। ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। बेसिकली क्या बताता है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मैक्सिमम। ठीक है जी, Yes, ma'am. प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन बताता है। ये आपका साई आपका ऑर्बिटल वेव फंक्शन होता है। राइट, बस इसमें यही ध्यान रखना था। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है नोट्स। नोट्स क्या होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, हाँ जी। तो अगर मैं रेडियल नोट्स की बात करूं, तो रेडियल नोट्स का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या होता है, एन माइनस एल माइनस वन। एल क्या है तुम्हारा एजिमुथल क्वांटम नंबर, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। एंगुलर नोट्स किसके बराबर होते हैं, एल के बराबर ही होते हैं। और टोटल नोट्स क्या होंगे, रेडियल प्लस एंगुलर, यानी कि एन माइनस वन। राइट, Yes, ma'am. उसके अलावा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है पिछले साल ही उसने सिलेबस में ऐड किया है एनटीए ने। हालांकि पिछले साल तो नहीं आया था क्वेश्चन, इस बार क्या पता दे दें। तो यहाँ पे आपको ग्राफ का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अगर मैं वेव फंक्शन वर्सेस
आपका उसका आर जो डिस्टेंस है उसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ तो क्या होगा, देखो अगर मैं एस वाले की बात करूँ, जो आपके एस वाले ऑर्बिटल होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, मतलब हर जगह उनमें अगर मान लो ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के पास से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, Yes, तो ma'am. कहीं ना कहीं आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। यानी कि जो भी ग्राफ स्टार्ट होंगे मेरा बेटा, जो एस वाले के होंगे वो सारे के सारे कहां से चालू होंगे, ऊपर से चालू होंगे, मतलब स्टार्टिंग से इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। अब बात होती है कितनी बार कट करेंगे, कि आप वो उतनी बार ही कट करेंगे जितने नोड होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे अगर मैं 2s की बात करूं तो 2s में रेडियल नोड्स निकालो कितने हैं, 2 माइनस 0 माइनस 1 यानी कि 1, तो एक बार कट करेगा। इधर देखो ये करा हुआ। 3s मतलब कितने नोड होगा यहाँ पे 2, तो 2 बार कट कर रहा है, 1 2। तो आप ग्राफ देख के ये बता सकते हो कि उसमें कितनी रेडियल नोड्स है। क्लियर है? Yes, ma'am. ऐसे आप इसमें बता सकते हैं। ठीक है, तो सारे ग्राफ ऊपर से चालू हो रहे हैं। अगर आप मान लो साइज स्क्वायर उसका स्क्वायर कर देते हैं तो जो ये नेगेटिव की वाली साइड जा रहे हैं, अब सारे पॉजिटिव वाली साइड जाएंगे। देखो एक बार ये देखो, ये देखो, ठीक है। उसके बाद जो ये नीचे वाले ग्राफ है ये आपको नहीं करने हैं, ये नहीं करने हैं आपको, वॉल्यूम और इसका। ठीक है, बस ये ऊपर वाले करने हैं। पी की बात करूं तो बेटा पी में देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे कहीं है, देखो इन लोब्स में है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि स्टार्टिंग से इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है, स्टार्टिंग में 0 होती है। तभी ये ग्राफ कहाँ से चालू हो रहा है, ओरिजिन से चालू हो रहा है। दिख रहा है? Yes. यस। अब 3p में कितनी नोड है, n माइनस एल माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 यानी कि कितनी होगी 1। देखो एक बार कट कर रहा है। 4p में 2 हो जाएंगे तो देखो 2 बार कट कर रहा है। इस हिसाब से तुम्हें ध्यान रखना है, यानी कि तुम्हें सिर्फ एस और पी के ध्यान रखना है, वही सिलेबस में। एस वाले ग्राफ ऊपर से चालू हो रहे हैं, पी वाले ग्राफ नीचे से चालू हो रहे हैं, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर मैं साइज स्क्वायर कर दूंगी तो ये जो नीचे की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव वाली साइड जा रहे हैं, वो सारे पॉजिटिव वाली साइड चले जाएंगे। दैट्स इट। ठीक है, हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे तुम्हारे इस चैप्टर के। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर। थर्मोडायनेमिक्स में मैं आपको उतना ही बताऊंगी जितना मैंने सिखाया था तुम्हें क्रैश कोर्स के टाइम में। ज्यादा मैं नहीं सिखाऊंगी, जहां मुझे लगेगा कि नहीं समझ में आएगा वो पोर्शन में नहीं बताऊंगी, सीधा कटवा। ठीक है, चलिए। तो थर्मोडायनेमिक की अगर मैं बात करूं बेटा, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन याद करो, मैंने तुम्हें थोड़ा सा बताया भी था, है ना। स्टेट फंक्शन वो होगा जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। पाथ फंक्शन मतलब कौन सा पाथ फॉलो किया है प्रोसेस ने, उस पर डिपेंड करेगा, राइट। तो आपके कौन से ऐसे होते हैं स्टेट फंक्शन, आपका जैसे टेम्परेचर हो गया बेटा, वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, एंथैल्पी हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी हो गई, एंट्रोपी होगी, सारी आपकी एनर्जीज हो गई। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम हो गया, ये सब क्या होता है आपके स्टेट फंक्शन होते हैं। ठीक है, पाथ फंक्शन क्या होगा, पाथ फंक्शन जैसे हीट भी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन हीट और वर्क आपके पाथ डिपेंडेंट होते हैं। अब हीट भी आपका पाथ फंक्शन है, तो हीट कैपेसिटी, चाहे फिर वो मोलर वाली हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी होती क्या है, हीट कैपेसिटी क्या होती है कि आपको कितना अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी। जो आपने मान लो कोई सब्सटेंस लिया है, कोई किसी का कोई सब्सटेंस लिया है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री अगर आपको राइज करना है तो उसके लिए तुम्हें कितनी हीट देनी पड़ेगी, वो हीट कैपेसिटी होती है। ठीक है, मान लो तुमने एक कटोरे में पानी ले लिया, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए तुम्हें कितनी हीट देनी पड़ेगी, दैट इज योर हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो ये हीट वर्क, हीट कैपेसिटी, ये सारी किस में आ जाती है, पाथ फंक्शन में आ जाती है। बस ये ध्यान रखना है, हीट वर्क और हीट कैपेसिटी। अगर आपका साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक मतलब पता है, एक पॉइंट से शुरू किया फिर वापस उसी पे ही आ गया। देख रहे हो, जैसे मान लो ये यहाँ से शुरू किया और यहीं पे ही वापस आ गया। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो चेंज होगा स्टेट फंक्शन में 0 होगा। क्योंकि क्यों 0 होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है, कम है। बोलो कम कह रही हूँ, आई एम सो कह रही हूँ, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है।
तो चेंज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूं, एंथैल्पी की बात करूं, चाहे आप कौन से भी उससे जा रहे हो पाथ से, इनिशियल फाइनल स्टेट अगर सेम है तो उसका क्या होगा, स्टेट फंक्शन जो है 0 होगा, चेंज इन स्टेट फंक्शन फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, राइट। उसके बाद आती है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव वाली कौन सी चीज, जो डिपेंड कर रही है मास और साइज ऑफ सिस्टम पे, जैसे वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, आपकी एनर्जीज हो गई, कौन सी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स एनर्जी, और एनर्जी में यहाँ पे हीट कैपेसिटी। स्टेट फंक्शन और एक्सटेंसिव इंटेंसिव को रिलेट मत करना, अलग है ये चीज। नंबर ऑफ मोल्स हो गए जो डिपेंड करेंगे, हीट कैपेसिटी हो गई, एंट्रोपी हो गई, ये सारे। इंटेंसिव क्या, जो डिपेंड नहीं करेगी, मास, मास क्या बोलते हैं, मास कितना डिपेंड नहीं करेगा, साइज क्या डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मान लो आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसका टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री है, तो आप एक्सपेरिमेंट करो, टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा, तो डिपेंड नहीं कर रहा ना। आपने मान लो कोई चीज कम ली, 5 ग्राम ली, कोई 10 ग्राम ली, टेम्परेचर वही है उसका, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। मोलर हीट कैपेसिटी, ये देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर किसी के आगे मोलर या स्पेसिफिक लगा दे तो वो इंटेंसिव है, क्योंकि तुमने स्पेसिफाई कर दिया ना किसी चीज को, मोलर को स्पेसिफाई कर दिया 1 मोल। स्पेसिफिक हीट मतलब स्पेसिफिक, स्पेसिफाई कर दिया उसको, मतलब वो चेंज नहीं होएगा, अब अमाउंट और लोगे तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। कंसंट्रेशन हो गया, तुम मान लो तुमने 2 मोलर सोल्यूशन बना लिया HCl का, अब तुम उसमें से 10 ml निकालो, 20 ml निकालो, उसकी कंसंट्रेशन थोड़ी ना चेंज होगी। गेटिंग माय पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, अगर मान लो आप थोड़ा सा पानी ले लो, ज्यादा पानी ले लो, बॉयल किस पे करेगा, 100 डिग्री पे ही करेगा ना। फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, विस्कोसिटी हो गया, पीएच हो गया, वेपर प्रेशर हो गया। वेपर प्रेशर, मान लो आपका पानी है, थोड़ा सा लिक्विड ले लो, ज्यादा लिक्विड ले लो, वेपर प्रेशर तो क्या रहता है, सेम रहेगा उसका, राइट। नेचर ऑफ वेपर प्रेशर, नेचर ऑफ लिक्विड और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इतना हो गया बात। उसके बाद कौन कौन से थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं तुम्हारे, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब क्या है, प्रोसेस के दौरान जो तुम काम करा रहे हो, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। डेल्टा टी 0, आइसोबैरिक में प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा, आइसोकोरिक में वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा, आइडियाबैटिक में हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, और साइक्लिक प्रोसेस में तो आपको पता ही है जो स्टेट फंक्शन होता है उसमें चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, Yes. यस मैम। राइट। उसके अलावा कैलकुलेशन है वर्क डन की, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस। तो आपको 2 चीजों पे ध्यान रखना है, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात करूं, आइसोथर्मल है टेम्परेचर कांस्टेंट, एक्सपेंशन मतलब गैस एक्सपेंड हो रही है, मतलब पहले वॉल्यूम इतना था, इतना हो गया। तो इरिवर्सिबल के केस में फॉर्मूला मैंने बताया था, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V फाइनल माइनस V इनिशियल। अगर एक्सपेंशन, उसने ऐसे लिख रखा है क्वेश्चन में कि एक्सपेंशन हो रही है अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, जो बाहर का प्रेशर है जब उतना पहुंच जाएगा, तो गैस जब एक्सपेंड कर रही है तो समझ जाना कौन सा प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल है। अगर रिवर्सिबल होगा तो क्या होगा, रिवर्सिबल में तो हर स्टेप में इक्विलिब्रियम आपको ध्यान रखना होता है कि मेंटेन रहे, राइट। एकदम से एक्सपेंशन वहां पे नहीं होता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, -2.303 nRT log V फाइनल बाय V इनिशियल। यहाँ पे एक ग्राफ बना रखा है बेटा पीवी वाला, ध्यान से देखेंगे। जो ये वाला ग्राफ आपको दिख रहा है, कलर चेंज करती हूँ मैं इसको, ये देखो ये वाला, ये आपको पता है ना वर्क डन क्या होता है, अंडर द एरिया अंडर द कर्व। तो ये पूरा एरिया रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस को दिखा रहा है कि धीरे धीरे देखो, धीरे 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 वॉल्यूम बढ़ने के साथ प्रेशर कम हो रहा है, धीरे धीरे, क्योंकि रिवर्सिबल मतलब क्या है, इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल स्टेप में हो रहा है आपका प्रोसेस, एकदम से नहीं हो रहा, ठीक है, धीरे धीरे धीरे। और इरिवर्सिबल में क्या भाई साहब, एकदम से होगा, पटाखा फूटेगा। तो ये वाला एरिया आपका इरिवर्सिबल को दिखा रहा है, और वो पूरा जो है आपका रिवर्सिबल। यानी कि क्या मैं बोल सकती हूँ, रिवर्सिबल वाले के केस में मेरा वर्क डन ज्यादा हो रहा है और इरिवर्सिबल के केस में कम हो रहा है। दिख रहा है आपको इस ग्राफ से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑल राइट। उसके बाद इंटरनल एनर्जी, ई से भी दिखा सकते हो, यू से भी। तो ये भी स्टेट फंक्शन है। अगर कोई देखो, अगर कोई स्टेट फंक्शन होता है तो उसके लिए आप फाइनल माइनस इनिशियल डिफाइन कर सकते हो, लिख सकते हो। स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ओके। अगर मैं मान लो
वॉल्यूम कांस्टेंट कर देती हूँ तो आपको पता है डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, तो वर्क डन 0 हो जाएगा अगर मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, बिकॉज डब्ल्यू इज माइनस एक्सटर्नल पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो डेल्टा वी 0 हो गया तो डब्ल्यू भी 0, यानी कि डेल्टा चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर आ गया, क्यू वी के। वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात हो रही है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उसके अलावा आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी फंक्शन होता है टेम्परेचर का, अगर टेम्परेचर कम हो रहा है इंटरनल एनर्जी भी कम होगा, अगर नहीं चेंज हो रहा है तो वो भी चेंज नहीं हो रहा, अगर वो बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। उसके अलावा ये वाला फॉर्मूला आप रहने दो, क्योंकि ये मुझे नहीं पता आपने फिजिक्स में इसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा, केमिस्ट्री में भी आता है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला, पढ़ा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. तो ये केमिस्ट्री में भी आता है, F/2 nRT करके आता है, बट आप इसको छोड़ सकते हो क्योंकि मैंने नहीं इसको पढ़ाया है। अगर पता है तो ठीक है कि n यहाँ पे क्या है आपका नंबर ऑफ मोल्स, T टेम्परेचर, F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए, जैसे तुमने देखा होगा कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं, डाई एटॉमिक और लीनियर पोलर एटॉमिक के लिए 5 होते हैं, नॉन लीनियर पोलर एटॉमिक के लिए 6 होता है। पढ़ रखे तो ठीक है, वरना जस्ट स्किप दिस पार्ट, ठीक है। हीट कैपेसिटी मैंने अभी बताया, क्या बोला था कि कितना तुम्हें उस जो आपने सब्सटेंस लिया है उसका 1 डिग्री अगर तुम्हें टेम्परेचर राइज करना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, तो इसीलिए जो हीट कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, dQ/dt होती है। डी क्या दिखा रहा है, डिफरेंशिएशन जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या होती है, हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव होती है, बिल्कुल डिपेंड करेगी कि तुमने कितना लिया। मान लो तुम छोटा सा उसमें बोल में पानी ले लो, एक बड़े बोल में ले रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है बड़े वाले में आपको ज्यादा 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यू हैव टू प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, करेगा ही ना, अमाउंट पे डिपेंड। एक्सटेंसिव है, पाथ फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड करेगी, ठीक है। ऐसे ही मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी, मोलर हीट कैपेसिटी में आप 1 मोल सब्सटेंस उसको गर्म कर रहे हो ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज हो जाए, गेटिंग माई पॉइंट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आप स्पेसिफाई कर दिया कि 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस को हीट करने के लिए, मतलब टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितना हीट देना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, नीचे m आ गया, ठीक है। मास आ गया, मोलर हीट कैपेसिटी में मोल आ गए, और ऐसे का ये ऐसा। अब आइसोथर्मल के केस में क्या होगा, आपको पता है आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज 0 होता है, तो 1/0 इन्फिनिटी, समझ में आया। एडियाबैटिक में Q 0 होता है तो C 0, देखो। आइसोकोरिक में CV हो जाएगा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और आइसोबैरिक में क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, हाँ, मैम इसमें जो वो इंटरनल एनर्जी का 3rd पॉइंट है ना, वो बताना। ये वाला यस मैम। देखो है क्या जगह मेरे पास, ये देख, अपने पास फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है तमनप्रीत, यस मैम। अगर मैं मान लो कांस्टेंट वॉल्यूम कर दूं, कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन 0 हो गया, ये समझ में आया। यस मैम। तो डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के, यही तो लिखा है वहां पे, बस यहाँ पे वी लगा दे। वी क्या इंडिकेट कर रहा है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ओके मैम। चलिए, उसके अलावा मेयर रिलेशन आइडियल गैस के लिए बताया था CPM माइनस CVM। n क्यों नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि 1 मोल की वो बात करें इसलिए मैंने n हटा दिया यहाँ पे, ठीक है। चलिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बता दिया मैंने, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू क्या है, हीट दे रहे हो सिस्टम को, ध्यान रखना साइन कन्वेंशन का, अगर आप सिस्टम को हीट दे रहे हो तो पॉजिटिव साइन होगा, उससे ले रहे हो तो नेगेटिव होगा। सिस्टम पे काम कर रहे हो तो पॉजिटिव होगा वर्क डन, अगर सिस्टम से काम ले रहे हो तो नेगेटिव होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन 0 होगा, ये भी मैंने बता दिया, गेटिंग माय पॉइंट। यस। तो अभी मैंने आपको C क्या बताया था, Q/T बताया था, Q/N डेल्टा T बताया था क्या, इसमें उसमें क्या बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी में, तो Q को मैं ये लिख सकती हूँ NCV डेल्टा T, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया यहाँ पे। कांस्टेंट प्रेशर पे मैं क्या बोलूंगी, डेल्टा H इज इक्वल टू QP बोलूंगी, गेटिंग माय पॉइंट। यस। अगर डेल्टा यू क्यू भी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो जाएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू QP हो जाएगा, राइट। अच्छा जी, और H क्या होता है, U प्लस PV होता है,
du NCV/dt होता है, dH NCP/dt हो जाएगा, सेम है, बस फॉर्मूला चेंज हो गया। एंथैल्पी क्या होगा, वो भी स्टेट फंक्शन है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिख सकते हो। एक्सटेंसिव है, स्टेट फंक्शन है, इस तरीके से। उसके अलावा ये वाला फॉर्मूला याद रहने दो, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया नहीं है, ये करना चाहते तो कर लो। अगर मेरा बेटा तुम्हारा प्रेशर वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहा है, तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू डेल्टा पीवी। डेल्टा पीवी का मतलब क्या है, प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, P2 V2 माइनस P1 अगर मान लो कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे रिएक्शन हो रही है, और कोई गैस जो है किसी प्रोसेस में जा रही है, मैं बोलूं कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, इन दैट केस जहां पे नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड्स आपके सेम नहीं है, तो उस केस में, या सेम है मतलब बेसिकली कोई रिएक्शन हो रही है, कोई रिएक्शन तुम्हें लिख के दे रखी है, तो वहां पे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेशक ऊपर वाला भूल जाओ, ये मत भूलना, ठीक है, ये मत भूलना। डेल्टा एनजी सबको निकालने आता है। अब देखो, डेल्टा एनजी 0 होगा तो डेल्टा एच डेल्टा यू बराबर होगा एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी। डेल्टा एनजी पॉजिटिव होगा तो डेल्टा एच ज्यादा होगा, डेल्टा एनजी नेगेटिव होगा तो डेल्टा एच डेल्टा यू से कम होगा, राइट। ओके, उसके अलावा ये मैं बता देती हूँ, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं ना तुम्हें क्रैश कोर्स में, तो पता नहीं समझ में नहीं आएगा, बट मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला रहने देना। एडियाबैटिक प्रोसेस में तुम सबको पता है Q0 होता है, ठीक है। तो उसमें ना बेटा जैसे आपके दो प्रोसेस होते हैं ना, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, तो उसके लिए ना ये दो बेसिकली रिलेशन होते हैं इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच में और प्रेशर वॉल्यूम। टीवी गामा माइनस वन कॉन्सेंट, शायद फिजिक्स में होगा, मुझे नहीं पता है कि नहीं है। टीवी रेज टू द पावर गामा माइनस वन कॉन्सेंट। गामा क्या होता है, CP/CV होता है। जैसे गामा क्या होते हैं, जैसे मोनो एटॉमिक के लिए अलग वैल्यू होती है गामा की, डाई के लिए अलग होती है, तो वो यहाँ पे इंडिकेट कर रही है। समझ में आए तो कर लेना, वरना इसको तुम स्किप कर दो, क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं बताया था ये। यहाँ पे आओ, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो डेल्टा यू किसके बराबर आ जाएगा, डब्ल्यू एडियाबैटिक। तो अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी तुम्हारा स्टेट फंक्शन है, तो डब्ल्यू एडियाबैटिक भी क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन हो जाएगा। वैसे वर्क डन क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट फंक्शन होता है, बट यहाँ पे ये वाला स्टेट फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी के बराबर आ रहा है एडियाबैटिक वाला, ठीक है। अब स्टेट फंक्शन है, तो स्टेट फंक्शन के केस में क्या होता है, डजंट मैटर कि आप क्या आ रहे हो, एकदम से आ रहे हो, रिवर्सिबल प्रोसेस है, धीरे धीरे आ रहे हो, या फिर एकदम से आ रहे हो, उसको मतलब है इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होनी चाहिए। तो उस केस में अगर एडियाबैटिक के केस में आप वर्क डन निकालते हो इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल के केस में, तो वो बराबर आता है, ठीक है। तो क्या होता है वर्क डन, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, P2 V2 माइनस P1 V1 बाई गामा माइनस वन, और PV क्योंकि NRT होता है, तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, गामा इज एडियाबैटिक कोफिशिएंट, ठीक है। और मैंने ये बताया था तुम्हें, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कूलिंग होती है, यस मैम। यस मैम। क्योंकि एडियाबैटिक में क्या होता है, Q0 हो जाता है ना, तो Q0 हो जाता है तो डेल्टा यू W के बराबर आ जाता है, मतलब जितनी भी सिस्टम के पास एनर्जी है वो सारी किस में लग रही है, काम करने में लग रही है। तो सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, कम हो रही है तो मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो गैस ठंडी हो रही है, ठीक है। यस मैम। प्री एक्सपेंशन के केस में बता दिया था, P एक्सटर्नल 0 होगा, W भी 0 होगा, Q भी 0 होता है, चेंज इन टेम्परेचर भी 0 होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर वहां पे आइसोथर्मल प्रोसेस आपको दिया होगा, बात ठीक है। चल, ये बेटा जो मैंने बताया वो फॉर्मूले हैं, ठीक है, जो मैंने अभी बताया ना वो सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं यहाँ पे। एंट्रोपी की बात करूं तो एंट्रोपी जो है यूनिवर्स की कॉन्स्टेंटली क्या करती है मेरा बेटा, इंक्रीज करती है सिस्टम प्लस सराउंडिंग की स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। अब एंट्रोपी भी क्या है मेरा बेटा, स्टेट फंक्शन है, तो आप फाइनल माइनस इनिशियल ले सकते हो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। चेंज इन एंट्रोपी को आप Q रिवर्सिबल बाय T भी लिख सकते हो, हालांकि ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें नहीं बताया था, तो रहने दो इसको, है ना, नहीं बताया था मैंने, Q रिवर्सिबल बाय T इसका फॉर्मूला होता है। अब स्टेट फंक्शन है तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी 0 होगी,
ठीक है। अब स्टेट फंक्शन है तो मतलब क्या बोलते हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा, डजंट मैटर रिवर्सिबल प्रोसेस है इरिवर्सिबल, तो सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो सेम रहेगी फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। बट अगर मैं टोटल एंट्रोपी की बात करूं, टोटल मतलब सिस्टम और सराउंडिंग की, तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए 0 होगी और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होगी मेरा बेटा, ग्रेटर देन 0 होगी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस की तरफ जा रहे हो, रैंडमनेस बढ़ रही है, बिखरापन बढ़ रहा है, तो रैंडमनेस बढ़ेगी, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। ठीक है। अगर मैं सिस्टम की एंट्रोपी बात करूं, ध्यान से सुनना, सिस्टम की एंट्रोपी ध्यान से सुनना, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के लिए सेम होगी। तो उसके देखो टोटल में तो बता दिया ना मैंने, रिवर्सिबल की 0 होगी, रिवर्सिबल के लिए ग्रेटर देन 0 होगी। सिस्टम के लिए क्या होगी चेंज इन एंट्रोपी, ये फॉर्मूला मैंने बताया था, एनसीवी एलएन T2 by T1 प्लस एनआर एलएन V2 by V1। ये आप भूल जाओ क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाया था ये। आइसोथर्मल की मतलब पढ़ाया नहीं, मतलब क्रैश कोर्स नहीं पढ़ाया, किसी ने मेरे वो लेक्चर लिए हैं डिटेल, तो उसमें मैंने बताया था। आइसोथर्मल के केस में क्या होगा बता, T1 T2 बराबर हो जाएगा, तो डेल्टा एस सिस्टम चेंज इन एंट्रोपी का क्या आ जाएगा फॉर्मूला, एनआर एलएन V2 by V1। आइसोकोरिक में वॉल्यूम बराबर हो जाएगा, तो फिर ये आ जाएगा फॉर्मूला। आइसोबरिक में आपका क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो बेसिकली एनसीपीडीटी इसका फॉर्मूला हो जाएगा। नोट सो वेरी इंपॉर्टेंट, जेई के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अगर मान लो फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, फेस ट्रांसफॉर्मेशन समझ लो, फ्यूजन हो रहा है, वेपोराइजेशन हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है, तो इस केस में आपके 3 फॉर्मूले हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय टी। बहुत ज्यादा हो रहा है क्या? इतना कर लेना जितना मैंने क्रैश कोर्स में बताया था, ठीक है। Yes. अगेन गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी इज योर यूजफुल वर्क, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, ये तो मेरे बच्चों को सबको पता है, स्टेट फंक्शन होता है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिख सकते हो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। स्पॉन्टेनियस के लिए लेस देन 0 होना चाहिए, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए ग्रेटर देन 0 होता है, इक्विलिब्रियम के लिए 0 इक्विलिब्रियम पे। और स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होता है, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट। ये मैंने क्राइटेरिया बता दिया था, याद करो कि Yes, अगर ma'am. डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, मतलब दोनों ही चीजें फेवर कर रही हैं रिएक्शन ताकि फिजिबल हो, तो स्पॉन्टेनियस होगी रिएक्शन, कोई भी टेम्परेचर ले लो कम ज्यादा। बट अगर मान लो डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है, तो कोई भी टेम्परेचर पे कर लो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होती है, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होती है रिएक्शन। थर्मोकेमिस्ट्री में मैंने तुम्हें सिर्फ हेजलो बताया था, अब ये भी देख लो, ये भी बता चुकी हूँ मैं से। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन याद है मैंने कहा क्या था, जब 1 मोल कंपाउंड बनेगा 1 मोल, तब आपका जो हीट रिलीज होगा उस केस में उसको आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलोगे, ठीक है। अगर आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है तो फॉर्मूला क्या लगाते हो आप, प्रोडक्ट माइनस बोलो रिएक्टेंट, ठीक है। Yes, और ma'am. 1 मोल के लिए डेल्टा एच रिएक्शन, कई बार आपको उसमें दे रखा होता है क्वेश्चन में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलो या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलो, अगर 1 मोल कंपाउंड बना है तो उसके लिए दोनों सेम होंगे। और ये मैंने कल मॉक टेस्ट में आया था कोई क्वेश्चन कि स्टैंडर्ड स्टेट में जो आपकी मोलर एंथैल्पी होती है वो क्या होता है, 0 होता है ना। Yes, ma'am. स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी रूम टेम्परेचर पे, जैसे रूम टेम्परेचर में O2 गैस में होता है तो उसकी 0 होगी, कार्बन ग्रेफाइट वाला होगा, ग्रेफाइट वाला उसका वो होगा एलोट्रोपिक फॉर्म 0 होगा, ब्रोमीन लिक्विड में होता है तो उसका 0 होगा, रेड फॉस्फोरस आपका व्हाइट वाला वो 0 होगा, सल्फर आपका रोम्बिक फॉर्म वाला वो 0 होगा, समझ रहे हो। जैसे Cl2 गैस वाला 0 होगा, ठीक है। Yes, ma'am. उसके बाद ये मैंने बता दिया था, क्वेश्चन किए थे अपन ने। एंथैल्पी ऑफ कंबशन अगर निकालनी है और तुम्हें फॉर्मेशन दिया हुआ, ध्यान रखना फॉर्मेशन के केस में आप प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हो अगर फॉर्मेशन की वैल्यूज दे रखी होती है। अगर मान लो बोन एनर्जीज की वैल्यू दे रखी होती है तो क्या करते हो, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हो। ऐसी अगर कंबशन की वैल्यू दे रखी हो तो कंबशन ऑफ फिर रिएक्टेंट करते हो माइनस प्रोडक्ट करते हो, ठीक है। चलिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, एंथैल्पी देखो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब समझते हो ना, ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा था, जब एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है तो हीट रिलीज होती है वहां पे। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या करता है, बस थोड़ा सा देख लो इसको, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज जब 1 मोल ऑफ वाटर
amount of heat release in the formation of 1 mole of water when acid is neutralized by base. तुम्हें पता है acid base reaction होते हैं, salt और water मिलता है. या you can say when 1 gram equivalent of acid is neutralized by 1 gram equivalent of base. तो ध्यान रखना, जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन होता है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है -13.6 किलो कैलोरी पर मोल, या अगर किलो जूल में निकालनी है तो -57.1 होती है. ये थोड़ा सा ध्यान रखना. अगर मान लो दूसरा कोई कॉम्बिनेशन है, मतलब जिसमें बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, कोई भी एक वीक है या दोनों वीक है, तो उस केस में जो एनर्जी है वो क्या होगी, 57.1 से क्या होगी, कम रिलीज होगी. ठीक है, बस यही था. ठीक है, कौन से एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया. अब आते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम पे. आ जाए. यस मैम. चलो पानी वानी पी लो. मैं भी अपना एक बार पानी मैं भूल गई लाना. पानी पी लो. चलिए केमिकल इक्विलिब्रियम पे आते हैं. तुम्हारा फेवरेट चैप्टर है ना, क्योंकि बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने. सबसे पहले तो ग्राफ. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आपकी रेट और टाइम की, तो आपको ध्यान रखना है रेट ऑफ फॉरवर्ड जब रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर होगा तो इक्विलिब्रियम वहां पे आ जाएगा, है ना. और अगर मैं कंसंट्रेशन और टाइम की बात करूं तो जो कंसंट्रेशन होगी इक्विलिब्रियम पे वो क्या होती है, सेम. तो सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट कांस्टेंट होना चाहिए. मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए. अब देखो टाइम बढ़ा रहे हो, कंसंट्रेशन देखो सेम है, देख रहे हो, और इसकी सेम. कांस्टेंट बोलो, कांस्टेंट वर्ड, कांस्टेंट इज द बेटर वर्ड टू यूज हियर. ठीक है, उसके अलावा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो. मान लो तुम्हारी कोई रिएक्शन है, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे ही लिखोगे. ध्यान रखना जो ये कंसंट्रेशन होगी वो किसकी होनी चाहिए, मोल पर एट इक्विलिब्रियम. ठीक है. यस. उसके अलावा मान लो ये जनरल इक्वेशन दी है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के. अगर घुमा दूंगी इक्वेशन को तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, 1/kc, यानी कि पहले वाला. अगर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो किसी से, तो वही उसकी पावर आ जाएगी. अगर डिवाइड कर देती हूँ तो उसका, मान लो 2 से डिवाइड करो तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, 3 से कर रही हूँ तो क्यूब रूट आ जाएगा. ये हमने देखा था. तो नेचर क्या है इक्वेशन का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उस पर डिपेंड करता है, और आपका टेम्परेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है, और किसी पे. ठीक है जी. फिर वो कह रहा है कि अगर मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देखो इधर 10⁻³ या उससे ज्यादा है, तो मतलब आपका होगा क्या, वहां पे जब रिएक्शन जो है बेसिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगी. रिएक्शन प्रोसीड नियरली टू कंप्लीशन. इक्विलिब्रियम आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन की साइड मिलेगा. ठीक है, अगर इससे कम है तो मतलब वो फॉरवर्ड में नहीं जाना चाहेगा, बैकवर्ड में जाना चाहेगा. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में आपका ज्यादा अमाउंट रिएक्टेंट का होगा जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा. गेटिंग माय पॉइंट. लेकिन अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो मतलब इक्विलिब्रियम के टाइम पे हो सकता है ना, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा हो सकती है, प्रोडक्ट की भी हो सकती है. डिपेंड करता है कि आपका केसी क्या है. अगर दोनों के बीच में होगा तो एप्रिशिएबल कंसंट्रेशन होगी दोनों की, प्रोडक्ट की भी और रिएक्टेंट की. ठीक है. यस मैम. यस मैम. तो अगर के की वैल्यू ज्यादा है तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा. अगर के की वैल्यू स्मॉल है तो ऑब्वियस सी बात है वो आगे जाना ही नहीं चाहती, तो रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है. अगर आपको प्रिडिक्ट करना है आपका रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा बैकवर्ड में जाएगा, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रिएक्शन क्वेश्चन. अगर केसी में आप जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम पे ही रखते हो, ध्यान रखना जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन आप रख लो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन किस पे होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम पे होनी चाहिए. लेकिन अगर मैं रिएक्शन क्वेश्चन की बात करूं तो कोई भी टाइम पे आप कॉन्सेंट्रेशन वहां पे पुट कर सकते हो. गेटिंग माई पॉइंट. कोई भी टाइम पे जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की वो लिख सकते हो. अगर जो क्यूसी है वो केसी से बड़ा आ जाता है तो आप बोलोगे कि बैकवर्ड में जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट. अगर केसी बड़ा हो जाता है तो आप बोलोगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. अगर बराबर आ जाते हैं तो मतलब कोई रिएक्शन वहां पे नहीं हो रही है, इक्विलिब्रियम आ चुका है. ठीक है. यस मैम.
यानी कि इक्विलिब्रियम पे दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये 2024 में इससे रिलेटेड सवाल पूछा जा चुका है। ली चैटियर प्रिंसिपल में आओ। ली चैटियर प्रिंसिपल में क्या है, अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, तुमने उसके साथ छेड़छाड़ की तो वो अपने आप को वहां शिफ्ट करेगा जहां पे तुम्हारा किया गया जो बदलाव है वो खत्म हो रहा हो। ठीक है, जैसे अगर तुमने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी तो कहाँ जाएगा, जहाँ पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, यानी कि फॉरवर्ड। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी तो कहाँ जाएगा इक्विलिब्रियम, जहाँ पे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही हो, यानी कि बैकवर्ड। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, एंडोथर्मिक वाली डायरेक्शन में। टेम्परेचर कम कर दोगे तो कहाँ जाएगा इक्विलिब्रियम, आपका एक्सो वाली डायरेक्शन में। प्रेशर बढ़ा दोगे तो आपका जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे होंगे वहां जाएगा। प्रेशर कम कर दोगे तो इक्विलिब्रियम वहां जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू सेम है दोनों साइड तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इनर्ट गैस डाल रहे हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे डाल रहे हो इनर्ट गैस तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ज्यादा है कम, कम। कम, लेस नंबर ऑफ, क्योंकि आप इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो कॉन्सेंट्रेशन पे, तो एक मिनट रुक जाओ, गैस ज्यादा फैलेगी, गैस ज्यादा नहीं, ज्यादा होगा। इधर आओ, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो रहा है, इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या, प्रेशर आपको कांस्टेंट रखना है, तो गैस आप और डाल रहे हो ना, तो गैस क्या चारों जगह फैलेगी, फैलेगी तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे। बोलो। यस मैम। पहले मान लो इतने वॉल्यूम में थे, है ना, अब इतने वॉल्यूम में, तो पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गए ना, तो कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो गैस के मोल्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ रहे होंगे, यानी कि इसकी तरफ शिफ्ट होगा जहाँ पे लार्जर नंबर ऑफ, हायर नंबर ऑफ मोल्स होंगे। भूल गए क्या, इस पॉइंट को लिख लेना भाई, ठीक है। ओके। आयनिक इक्विलिब्रियम पे आओ। आयनिक इक्विलिब्रियम अब तो हो गया होगा तुम लोगों का। सबसे पहले ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन होता है, अगर मान लो तुम्हारा कोई वीक एसिड है तो के कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे H प्लस ए नेगेटिव बाय H, ठीक है। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन याद है, C00 C माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा, यस मैम। तो ये आ जाएगा सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अगर अल्फा बहुत कम है, या मैं बोलूँ 0.05 से कम है, नेग्लेक्ट मारो, तो के क्या आ जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर, और अल्फा आ जाएगा के ए बाय सी। अब तुम्हें पता है कंसंट्रेशन क्या होता है, एन बाय वी। अगर एन मान लो 1 मोल है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर रूट के ए इंटू वी। बोलो, यस मैम। आ रहा है याद ये फॉर्मूला। यस मैम। ये होगा वीक एसिड के लिए, वीक बेस के लिए क्या होगा, के बी बाय सी, ठीक है। ये रहने दो, चलो। यस मैम। उसके अलावा ये तो तुम्हें ध्यान रखना ही है, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी होगा, और पी के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी होता है। ऐसे ही के बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी होगा, और पी के बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। प्योर वाटर के केस में H प्लस, और हम बोलते हैं ना कि प्योर वाटर के केस में क्या होगा, जितने H प्लस होंगे उतना ही OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन होगी, मतलब न्यूट्रल है हमारा, ठीक है। और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ध्यान रखना, मोलैरिटी, मोलैरिटी पता है ना, 55.56 होता है, ठीक है, अगर आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन में मोलैरिटी मोलैलिटी बराबर होते हैं। आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है मेरा बेटा, आयनिक प्रोडक्ट होता है H प्लस और OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट, जिसकी वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि रूम टेम्परेचर पे इतनी आती है। और क्योंकि ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो है, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो अगर ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा तो तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KW की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर KW की वैल्यू बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगी और OH नेगेटिव, फिर उसके अकॉर्डिंग pH POH चेंज हो जाएगा। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस तो KW की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है 10⁻⁻14, pH 7 होगा
25 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल, लेस देन 7 होगा एसिडिक, ग्रेटर देन 7 होगा बेसिक। और ये चीजें बदल जाएंगी जब तुम क्या कर दोगे, टेम्परेचर बदल दो। होगी ये चीजें याद? यस मैम। उसके बाद पीएच कैलकुलेशन की बात करते हैं। पीएच में कौन कौन से केस थे अपना, एक तो तुम्हारे पास पूछा जा सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में पीएच निकाल दो, एक हो सकता है स्ट्रॉन्ग बेस के केस में निकाल दो, हो सकता है मिक्सचर दे दिया हो 2 स्ट्रॉन्ग एसिड का, हो सकता है 2 बेस का मिक्सचर दे दिया हो, स्ट्रॉन्ग ध्यान रखना स्ट्रॉन्ग की बात करूं, या हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का दे दिया हो। तो ये 4-5 चीजें जहां पे तुम्हें पीएच वो पूछ सकता है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ मेरा बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में। तो अगर मेरी कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -6 से ज्यादा है, मतलब 10 की पावर -5 है, 10 की पावर -4 है, 10 की पावर -3 है, तो उस केस में जो भी H+ की कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो सारी की सारी एसिड से आएगी, वाटर से तुम नेग्लेक्ट कर देना। गेटिंग माई पॉइंट? क्यों? क्योंकि एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी है, पानी से जो H+ आ रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ना के बराबर है। अगर कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻6 से कम है, जैसे -7 है, -8 है, तो उसमें आपको जो पानी से H+ की कॉन्सेंट्रेशन आ रही है उसको भी ऐड करना पड़ेगा। मान लो पीएच निकालना है तुम्हें 10 ये आपको दिया हुआ है HCl का 10⁻⁻8, तो पीएच 8 थोड़ी ना निकाल दोगे, आपको 10⁻⁻8 में क्या करना पड़ेगा, जो H+ से आ रही है कॉन्सेंट्रेशन वो भी आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो टोटल H+ फिर ये हो जाएगा उस केस में, जो पानी से आ रहा है और जो एसिड से आ रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस में भी बिल्कुल ये करोगे, पीएच प्लस पीओएच 14 होता है, ये याद आ रहा है या इसको छोड़ के जा रहे हो तुम लोग? मैम आ रहा है। हाँ करके जाना है ये। अगर 2 स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर दे दिया तो क्या होता है फॉर्मूला, N1V1 N2V2/V1 + V2, और N1 क्या होता है, मोलैरिटी इनटू N फैक्टर, तो ये लिख दूं M1V1 N फैक्टर प्लस M2V2 N फैक्टर बाय V1 + V2, बोलो। यस मैम। और अगर मैं OH नेगेटिव की बात करूं, अगर 2 स्ट्रॉन्ग बेस का अगर आप मान लो 2 स्ट्रॉन्ग बेस दिए हुए हैं उसकी पीएच की बात करो तो क्या करोगे, वही N1V1 + N2V2/V1 + V2, तो यहाँ से OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, यहाँ से तुम POH निकाल लोगे और 14 में से माइनस करके तुम क्या निकाल लोगे, पीएच निकाल लोगे। समझ में आया? यस यस मैम। अगर मान लो तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर है तो उसमें क्या करोगे, N1V1 N2V2 माइनस होगा बीच में V1 + V2 का मोड। अब देख लेना OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन मतलब OH नेगेटिव का ज्यादा आ रहा है तो OH नेगेटिव की मतलब बेसिकली सॉल्यूशन में तुम्हारा OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और अगर एसिड की है तो H+ की ज्यादा होगी। तो इसको ऐसे लिख दूं M1V1 N फैक्टर माइनस M2V2 N फैक्टर डिवाइड बाय V1 + V2। ध्यान रखना नीचे मत माइनस कर देना, वॉल्यूम तो ऐड ही होगा। यस मैम। और अगर मैं वीक एसिड की बात करूं, मान लो कोई तुम्हारे पास वीक एसिड है उसका पीएच की बात करूं तो कोई नहीं, वही ओसवाल्ड वाला लगाना है, अभी बताया था ना अल्फा क्या होता है, K/C, देखो। यस। और H+ होता क्या, C अल्फा, तो अल्फा यहाँ से निकाल लोगे तुम लोग, तो पीएच क्या हो जाएगा, माइनस लोगरिथम ऑफ H+। यस मैम। ये कब की बात है, मोनोप्रोटिक। मोनोप्रोटिक मतलब समझ रहे हो, मोनोप्रोटिक का मतलब जब एक ही H+ सॉल्यूशन में रिलीज हो रहा है। अगर एक से ज्यादा होगा तो उस केस में बदल जाएगा कि सिनेरियो, फिर वो करना पड़ेगा उस हिसाब से। चलिए आ रहा है याद कुछ? सोल्ट यस मैम। हाइड्रोलिसिस में हम क्या लेते थे, जो भी हमारे पास दिया होगा अगर सोल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला लगेगा तो ध्यान रखना ये 3-4 टाइप के सोल्ट है। वीक एसिड का सोल्ट हो, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, वीक एसिड वीक बेस का, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। तो जहां पे बात आएगी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में तो वहां पे हाइड्रोलाइज तो होगा नहीं, वहां पे होगा जहां पे कोई एक वीक होगा, क्योंकि अगर तुमने नोटिस किया हो Ka Kb है ना, ये सब हम वीक के केस में कंसिडर कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग के केस में कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, pH 7 आया। अगर तुम्हारा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट एग्जांपल जैसे बोलो CH3CON, तो जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, बेसिक होगा, pH ग्रेटर देन 7 आएगा। ठीक है, अगर मान लो NH4Cl है, ये किसका है सोल्ट,
वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड पीएच आपका आएगा <7। ठीक है, वीक एसिड और वीक बेस में मतलब क्या है, दोनों ही क्या है, वीक है। ठीक है, तो चलो KH क्या है तुम्हारा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, तो KW/Ka ध्यान रखना, जो वीक होगा वो नीचे आएगा, Ka वीक बेस है तो K भी नीचे आएगा, दोनों ही वीक है तो Ka K भी नीचे आएगा। बात जमी। यस मैम। हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, कुछ नहीं करना, अंडर रूट लेना है और C लगाना है, तो अंडर रूट में KW/Ka इंटू C, Kb इंटू C और Ka इंटू Kb। ठीक है, पीएच निकालना हो तो कैसे निकालोगे, ये वाला फॉर्मूला याद है तो ये कर लो, बाकी मैंने ये वाला करवाया था जहां तक मुझे याद है। PKW वीक एसिड के केस में क्या होगा, log C प्लस PK, ध्यान रखना जो वीक होता है उसी का ही आता है PK। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होगा, PKW माइनस log C माइनस PKB, हाफ ऑफ PKW प्लस log ऑफ Ka माइनस log ऑफ Kb। नहीं नहीं नहीं, गलत लिखा मैंने, गलत लिखा है, log नहीं होगा, PKW प्लस PKA माइनस PKB होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों वीक है ना इस। ठीक है, यस मैम। हाँ, बड़ा ही पता नहीं अजीब लग रहा होगा तुम्हें, बट टेंशन ना लो, सवाल आसान आएगा। बफर में क्या होता है, दो तरह के बफर होते हैं, कौन से भाई, मतलब होते तो आपका मेनली एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर मतलब वीक एसिड लोगे और उसका सोल्ट लोगे वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ध्यान रखना इक्वेशन में, मतलब बफर सॉल्यूशन का जब तुम फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास सॉल्यूशन में वीक एसिड भी प्रेजेंट होना चाहिए और उसका सोल्ट भी प्रेजेंट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस। अगर नहीं प्रेजेंट है तो फिर सोल्ट हाइड्रोलिसिस वाले फॉर्मूले लगा दोगे। पल्ले पड़ा। यस पीएच क्या होगा, पीके प्लस लोग सोल्ट बाय एसिड, या मैं बोलूं अगर ये एसिड है तो उसका ऊपर क्या आएगा, कॉन्जुगेट बेस बेस। आएगा। बेसिक बफर में वीक बेस और उसका सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, तो POH आएगा, PKB प्लस लोग बेस और उसका ऊपर कंजुगेट एसिड, और POH आ गया तो तुम पीएच निकाल सकते हो। तो इस तरीके से कर लेना, जिसको आप हेंडरसन इक्वेशन भी बोलते हो। ध्यान रखना बफर सॉल्यूशन में वीक एसिड भी होना चाहिए, सॉल्यूशन में नहीं है सिर्फ सोल्ट है तो कौन से फॉर्मूले लगा दोगे, सारे सोल्ट हाइड्रोलिसिस वाले। ये तो मैंने बता दिया था भाई, बताओ भाई सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। यस मैम। ठीक है, जनरल फॉर्मूला ये है, x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x प्लस y, s सोलिबिलिटी है। आयनिक प्रोडक्ट अगर KSP से ज्यादा हो जाएगा तो प्रेसिपिटेशन वहां पे होता है, याद करो। अगर KSP ज्यादा हो जाएगा KIP से तो क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा वो, यहाँ पे बोलो PPT डज नॉट टेक प्लेस। और अगर बराबर हो जाएगा तो सैचुरेटेड सोल्यूशन है, मतलब या तो प्रेसिपिटेशन जस्ट स्टार्ट ही हो रही होगी या होएगी ही नहीं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब समझ रहे हो ना, और अमाउंट डिसोल्व नहीं हो सकता सॉलिड जो तुमने उसमें डाला है। ठीक है, तो ये सब था बेटा, तो ध्यान रखना था। ठीक है, यस। अगर मैं तुम्हें पिछले साल की बात बताऊं बेटा, 2024 की, तो इसी फॉर्मूला रिवीजन से कितने क्वेश्चन बने थे मैं तुम्हें बताती हूँ। लेट मी जस्ट देख, यहाँ से नहीं आता, नहीं आता, से भी नहीं आता। ये देखो, एक तो ये वाला सवाल आया था तुम्हारा, कहाँ गया, दिमाग से निकल गया। क्वांटम नंबर कहाँ लिखवाया मैंने, यहाँ पे। ठीक है, एक सवाल यहाँ से पूछा गया था। ठीक है, आपसे बेसिकली सिंपल ये पूछा था NLM क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ से सवाल आया था, देखो यहाँ से मैच द फॉलोइंग करने थे, आपको लिखा होता है आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक क्या होता है।
यहीं से ही आया था सवाल। तो मतलब काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिले थे इसी फॉर्मूला वाले रिवीजन वाले से, काफी सारे। इक्विलिब्रियम से तो बहुत आसान आया था आपका, वो वाला क्या बोलते हैं, ली चैटलियर से आया था, ये वाला आया था, सॉरी ये वाला। देख रहे हो 3 क्वेश्चन मतलब बन गए थे यहाँ से क्वेश्चन। आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन पिछले साल 2024 में नहीं पूछा गया था। ठीक है, सो यस अच्छे से इसको कर लेना, और बस रिवीजन तो चालू है ही तुम लोगों की, राइट? यस मैम। Yes, ma'am. यस करते रहना। कल मैं क्या कराऊंगी, कल मैं सॉल्यूशन चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिकल काइनेटिक्स, रिडॉक्स और मोल कंसेप्ट, ये अपना करेंगे कल वाली क्लास में। ठीक है जी, यस मैम। थोड़े हुए फॉर्मूले याद आए?